हेलो विवोर्स, वेलकम बैक टू कैम्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन क्रेटिन फॉस्फेट, जो कि आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम इसके बाद दिया ना ठीक। सो कॉन्सेप्ट क्रेटिन फॉस्फेट की फॉर्मेशन का रोल यहाँ पर सेक्शन में देखेंगे। तो इस लेक्चर के साथ आपका सेक्शन है और जो कि 7 तक खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्रेटिन फॉस्फेट also called the phosphocreatine is formed in muscle cells through the following process। जैसे जो क्रिएटिन फॉस्फेट है या फॉस्फोक्रिएटिन हमने इसका नाम दिया, ये कहाँ पे फॉर्म होती है? मसल सेल्स में फॉर्म होती हैं। ठीक, थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। किन किन प्रोसेस से वो हम नीचे देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व करती हैं। ठीक, सो अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें दैट इज क्रिएटिन सिंथेसिस, मतलब डायरेक्टली क्रिएटिन उसको सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक, इसमें आगे कि क्रिएटिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, ठीक, किडनी में एंड पेनक्रियाज फ्रॉम द 3 अमीनो एसिड्स। जो क्रिएटिन है उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, लिवर में करते हैं उसको सिंथेसाइज, किडनी में होती है एंड पेनक्रियाज में होता है फ्रॉम 3 अमीनो एसिड्स। किन से? 3 अमीनो एसिड्स। वो 3 अमीनो एसिड्स कौन है? एक है अर्जिनिन है, ग्लाइसिन है एंड मेथियोनिन है। ठीक है, 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनसे हम क्रिएटिन को सिंथेसाइज करते हैं। सो द सेकंड प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मसल्स। ठीक, मतलब का मसल्स का ट्रांसमिशन जब होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन जब होगा, उसके दौरान जब होगा क्रिएटिन इसकी फॉर्मेशन होती है। वन इज सिंथेसाइज्ड, क्रिएटिन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ मसल सेल्स। देखो मसल सेल्स की जो ब्लड स्ट्रीम से उन्हीं के थ्रू ये क्रिएटिन भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कब? जब मसल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, सो जो तीसरी प्रोसेस दैट इज फास्फोराइलेशन। ठीक, फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि इनसाइड मसल सेल्स एन एंजाइम कॉल्ड क्रिएटिन काइनेज। ठीक, हमारे मसल सेल्स के अंदर वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है क्रिएटिन काइनेज। ठीक, कैटालाइज द रिएक्शन बिटवीन क्रिएटिन एंड एटीपी फॉर्मिंग क्रिएटिन फॉस्फेट एंड एडीपी। ठीक, देखो ये एक ऐसा एंजाइम है जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एक्ट एज ए कैटालिस्ट करता है। किसके बीच? जब क्रिएटिन एंड एटीपी, ठीक, मतलब क्रिएटिन एंड एटीपी के दरमियान ये एंजाइम होता है जो रिएक्शन इनको रिएक्ट आपस में कराता है और एक्ट करता है एज ए कैटालिस्ट, एज एक्ट करता है। एंड फॉर्म क्या करेगा वहाँ पर? फॉर्म करता है वहाँ पर क्रिएटिन फॉस्फेट एंड एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। यहाँ पे मैंने आपको नीचे एक दिखाई है रिएक्शन की, ऐसी है। इसमें सपोज यहाँ पर देख सकते हैं हम क्रिएटिन है प्लस एटीपी है, वो क्रिएटिन काइनेज एज ए कैटालिस्ट है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर बनता क्या है? जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दो प्रोडक्ट हमें देंगे, दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट एंड एडीपी। ठीक, सो क्रिएटिन, अब इसका रोल देखेंगे हम। यहाँ तक अब क्या आपने इसकी फॉर्मेशन देखी, अब इसका रोल देखते हैं, अब इसका क्या रोल है। ठीक, सो क्रिएटिन का जो रोल है दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट सर्व्स एज रैपिड एनर्जी रिजर्व। देखो एनर्जी रिजर्व मतलब ये एक एनर्जी, मतलब कह सकते हैं हम एनर्जी बैंक इसको हम कह सकते हैं, एनर्जी रिजर्व कह सकते हैं इसको। ठीक, और ये कहाँ पे होती है? मसल सेल्स। दैट मीन हमारी एनर्जी मसल सेल्स में भी रिजर्व होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। ठीक, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग शॉर्ट्स बर्स्ट्स हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी लाइक स्प्रिंटिंग और वेट लिफ्टिंग इट इज मेन रोल्स। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग शॉर्ट बर्स्ट का मतलब होता है जब हम कभी सपोज जिम करते हैं हम सपोज कभी, ठीक है ना, या स्प्रिंटिंग होती है या वेट लिफ्टिंग, वेट मतलब जिम अक्सर वेट लिफ्टिंग होती है, वहाँ पे जो हमें जो एनर्जी लगती है वो इन्हीं मसल्स में होती है। ठीक, एज इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, तो वहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या वहाँ पे एक्ट करते हैं एज ए एनर्जी रिजर्व या एनर्जी बैंक इसको हम कहते हैं। इट्स मेन रोल, इसका क्या क्या मेन रोल इसका है। ठीक, वो हम आगे देखेंगे इसका मेन रोल। द फर्स्ट थिंग दैट इज इमीडिएट एटीपी जनरेशन। ठीक, इमीडिएट एटीपी जनरेशन, इसमें क्या आएगा? व्हेन एनर्जी डिमांड इंक्रीज, जब हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्रिएटिन काइनेज ये एंजाइम है ना जो मैंने अभी आपको बताया, जो रिएक्शन कैटालाइज कर देता है, क्रिएटिन काइनेज catalyze the breakdown of creatine phosphate, donating a phosphate group to ADP to rapidly produce ATP। देखो जब हमारी बॉडी में जो एनर्जी है ना, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाए, जो क्रिएटिन काइनेज एंजाइम है ये कैटालाइज करेगा क्रिएटिन फॉस्फेट को, मतलब उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक, एंड डोनेटिंग ए फॉस्फेट ग्रुप एडीपी, एंड एडीपी को एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा। किस लिए? ताकि एडीपी से हम बना सके एटीपी, ताकि एडीपी प्रोड्यूस कर सके एटीपी। यही है कि इमीडिएट एटीपी रिजनरेशन। ठीक, दैट मींस मतलब इसको इमीडिएट ये प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक, मतलब ब्रेक डाउन आपका क्रिएटिन फॉस्फेट करना पड़ता है, फिर डोनेट करना पड़ता है उसको फॉस्फेट ग्रुप, फिर एडीपी को, ताकि एडीपी जल्द प्रोड्यूस करें एटीपी। ठीक, ये इसका फर्स्ट जो रोल है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हो क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी, क्रिएटिन काइनेज है वो क्रिएटिन मिला और हमें एटीपी मिला जो कि हमें चाहिए होता है, इसकी डिमांड हमें बॉडी में होती है। सो इसका जो सेकंड दैट इज शॉर्ट टर्म एनर्जी बफर। इसमें क्या है कि सिंस एटीपी स्टोर्स आर लिमिटेड, सपोज हमारी बॉडी में एटीपी जितना भी स्टोर लिमिटेड सपोज है। ठीक, नाउ क्रिएटिन फॉस्फेट हेल्प्स मेंटेन एटीपी लेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स अबाउट 10 to 15 सेकंड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। देखो अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, बट हमारी बॉडी में क्या है कि हमारी बॉडी में लिमिटेड स्टोर होगा। ठीक, मतलब जितना हमें रिएक्शन के लिए चाहिए था उतना है। बट अगर अब कोई ऐसी इंटेंस एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है, ठीक, कोई और एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, सो उसके लिए हमें और एटीपी, बट हमारे पास है नहीं उस टाइम। ठीक, देन उस टाइम ये जो क्रिएटिन ये मेंटेन करेगा एटीपी लेवल को, उस एनर्जी को मेंटेन यही करेगा। कब तक मेंटेन कर सकता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स, मतलब 10 to 15 सेकंड्स तक ये मेंटेन कर सकता है। आप इंटेंस एक्टिविटी के स्टार्ट होने से 10 to 15 मिनट सेकंड्स तक कर सकता है उसको मैनेज। ठीक, सो ये आपका यहाँ पर हो गया आपका क्रिएटिन फॉस्फेट, इसका हमने देखा इसका क्या रोल है। ठीक, सो आगे जो आज इस यूनिट का
जो आपका लास्ट यूनिट बचा या सॉरी लास्ट टॉपिक बचा दैट इज़ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके साथ आपका इस ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा, तो आपके HAP2 के 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे। सो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR, जिसको हमने कहा कि BMR इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज। देखो, नंबर ऑफ कैलोरीज your body needs to perform basic functions like breathing, circulating blood and maintaining body temperature, while at rest it represents the minimum energy required to sustain life। BMR ये है कि ये नंबर ऑफ कैलोरीज है, ठीक, मतलब हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज इसको चाहिए, एनर्जी की कितनी कैलोरीज इसको चाहिए, ताकि हमारे जो बेसिक फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सके। हमारे बेसिक फंक्शन जैसे कि ब्रीथिंग है, सर्कुलेटिंग ब्लड है या मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये सब कुछ बेसिक फंक्शन है। इनके लिए हमें कितनी कैलोरीज चाहिए हमें, ताकि हमारी बॉडी एक बेसिक फंक्शन जो है उनमें हेल्प उनको परफॉर्म कर सके, उनको आप परफॉर्म करने में हेल्प कर सके, ठीक। इट रिप्रेजेंट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। एक रिप्रेजेंट मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कम से कम एनर्जी हमारी बॉडी को जो चाहिए, ताकि हमारी बॉडी बेसिक जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर सकें, ठीक। सो इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR। अब BMR को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी हमें देखना है। सपोज यहाँ पर हमें कंसीडर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस BMR इंक्लूडिंग, इसमें एज आएगा, इसमें जेंडर आएगा, इसमें ठीक बॉडी कंपोजिशन आएगा, इसमें बॉडी साइज आएगा। सपोज अगर हम एज की बात करेंगे, BMR डिक्रीज विद एज, मतलब एज मसल मास डिक्लाइंस एंड मेटाबॉलिज्म। देखो BMR डिक्रीज होता है विद एज, ठीक। एज के मतलब जितने मेरी एज मतलब ज़्यादा ऊपर ज़्यादा जाएगी, दैट मीन्स कि जो BMR मेरी बॉडी का ये ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एज मसल मास जो हमारे मसल मास होता है वो डिक्लाइन होता है, ठीक। मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सपोज जितने मुझे जवानी में एनर्जी चाहिए उन मसल्स को ठीक बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, उतने मुझे बुढ़ापे में नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि BMR मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इनका मेटाबॉलिज्म क्या होगा वो भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, ठीक। सेकंड वन दैट इज जेंडर। जेंडर का होता है कि मेल जनरली हैव हायर BMR एंड देन फीमेल ड्यू टू ग्रेटर मसल मास। देखो मेल में ज़्यादा मसल मास होता है, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा BMR होता है। फीमेल्स में कम मसल मास होता है, उनमें BMR उतना नहीं होता है, ठीक। थर्ड वन इज दैट इज बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मतलब होता है कि मोर मसल मास इंक्रीज BMR वाइल मोर फैट लोअर्स इट, ठीक। मतलब जिसके पास ज़्यादा मसल मास होगा, ठीक, जिसकी मतलब अगर हम किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे उसके पास ज़्यादा मसल मास होगा, दैट मीन्स कि उसकी जो बॉडी का BMR है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर अगर हम किसी दूसरे बंदे को लेंगे जिसका उतना BMR जो फैटी मतलब कह सकते हैं हम, ठीक, मतलब या मतलब उसको इतने मसल्स है नहीं, ठीक, मसल मास उतना है नहीं, दैट मीन्स कि उसमें जो BMR है वो कम होगा, ठीक। नाउ दैट इज बॉडी साइज। दैट इज बॉडी साइज क्या है, लार्जर इंडिविजुअल्स हैव अ हायर BMR बिकॉज दे हैव मोर टिश्यू टू सपोर्ट। बॉडी साइज मतलब कि मतलब इंसान की कितनी बॉडी का साइज कितना, सपोज कोई मतलब होता है जो मेरा जिम में जो होते हैं बॉडी बिल्डर, उनके बॉडी का साइज बहुत होता है, वो चौड़े होते हैं बहुत, दैट मीन्स उनमें जो BMR हो ज़्यादा होगा, ठीक, क्योंकि उनमें से जो ज़्यादा मतलब मोर टिश्यू तो सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक। मतलब ज़्यादा सेल्स होंगे, ज़्यादा टिश्यूज़ होंगे, उनमें जो एक्स्ट्रा जो मसल्स बने एक्स्ट्रा टिश्यूज़ आएंगे वहाँ पे, ठीक। सो लास्ट में इसका बचा आप इंपॉर्टेंस ऑफ BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। सब जो पहली इंपॉर्टेंस दैट इज हेल्प इन वेट मैनेजमेंट। ये वेट मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है, मतलब नोइंग योर BMR हेल्प अस टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैलोरीज यू नीड टू मेंटेन लॉस और गेन वेट, ठीक। अगर एक इंसान को पता होता है कि मेरा BMR क्या होता है, मतलब सॉरी नोइंग योर BMR हेल्प जो, हाँ, अगर आपको पता है कि मेरा BMR क्या है, ठीक, ये आपको हेल्प करेगा किसमें, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कैलोरीज यू नीड टू मेंटेन, ठीक। दैट मीन्स कि सपोज मैं देखूंगा मुझे पता है मेरा BMR कितना है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट वो मेरा कितना है, ठीक। ये मुझे हेल्प करेगा मुझे कितने नंबर ऑफ जो कैलोरीज है वो मुझे चाहिए, किस लिए, टू मेंटेन लॉस और गेन वेट, ताकि मैं अपनी बॉडी का उसकी मतलब मेंटेनेंस कर सकूँ। मेंटेन इन द सेंस मतलब मैं उसकी बॉडी का जो वेट है उसको लॉस है या उसको गेन करना है, तब जाके मुझे पता चलेगा जब मुझे अपना BMR पता होगा, ठीक। मेरा सपोज BMR ज़्यादा है, तब जाके मैं उसी के लिहाज से जो मतलब लेनी होगी नंबर ऑफ कैलोरीज, दैट मीन्स कि उसी के रहूँगा ताकि मैं अपने वेट को कम कर सकूँ, ठीक। BMR कम है उसके लिहाज से मुझे लेने नंबर ऑफ कैलोरीज ताकि मैं अपने वेट को बढ़ा सकूँ, ठीक। इसी को हमने कहा कि वेट मैनेजमेंट हमें हेल्प कर देता है। सेकंड वन दैट इज पर्सनलाइज्ड डाइट प्लानिंग। BMR इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड डाइट प्लान बेस्ड ऑन एनर्जी नीड्स। देखो पर्सनल डाइट प्लान में मतलब हमें हेल्प कर देते कैसे, BMR एसेंशियल है कैसे, फॉर क्रिएटिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होता है मतलब ऐसा डाइट होता है मतलब बिल्कुल बैलेंस, आप सब कुछ बैलेंस मतलब ऐसे तोल के खा सकते हो, मतलब ना कोई ज़्यादा खा सकते हो, आप हर कुछ मतलब गोश्त भी खाते हो, वेज भी हो, नॉन वेज भी, बिल्कुल एक नॉर्मल डाइट के तौर पे आप खाते हो, ठीक। मतलब BMR हमें इसमें हेल्प कर देता है। इसमें भी हम जो हमारा जो डाइट होता है वो एक बैलेंस डाइट रहता है, ठीक। बेस्ड क्योंकि हमें उसी के लिहाज सपोज हमें कितनी नंबर ऑफ जो कैलोरी चाहिए उसी के लिहाज से हम डाइट लेंगे, ठीक। इस डाइट में कितनी कैलोरीज हैं उसी के साथ हम लेंगे, दैट मीन्स कि जो हमारा डाइट है बैलेंस बन गया, ठीक। इसको हमने कहा डाइट प्लानिंग। जो थर्ड वन है दैट इज सपोर्ट फिटनेस गोल्स। हमारी फिटनेस गोल्स को भी सपोर्ट कर देता है, ठीक। अंडरस्टैंडिंग BMR हेल्प्स एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट्स ऑप्टिमाइज देयर कैलोरी इनटेक फॉर मसल गेन, फैट लॉस और एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एक अंडरस्टैंड BMR, मैंने अभी आपका इंसान को अपना BMR पता होगा वो हमें हेल्प करता है। सपोज इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया एथलीट्स को या फिटनेस को या एंथुसियास्ट्स को, ठीक, सॉरी एंथुसियास्ट्स को, ठीक, ऑप्टिमाइज देयर कैलोरीज, ठीक। वो अपनी कैलोरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैसे, देखो आपने अक्सर देखो जो जिम मैन होते हैं, जो मसल गेन वाले होते हैं, फिटनेस वाले एथलीट्स होते हैं, ये अपना जो डाइट है ये भी मेजर करके खाते हैं, ठीक। मतलब इनको मेजर करते हैं इसमें कितनी, उनको भी पता होता है कि मैं इतना ग्राम लेता हूँ इसमें कितनी कैलोरीज होंगे, फैट कितनी कैलोरीज होंगे, वो कितने प्रोटीन्स कितने कैलोरीज होंगे, ऐसी, ठीक। दैट मीन्स कि ये सपोर्ट करते हैं फिटनेस गोल्स की भी कुछ हद तक, ठीक। तो लास्ट वन दैट इज प्रिवेंट्स ओवर रिएक्टिंग एंड अंडर एंड
अंडर रेटिंग, ठीक, मतलब होता है इसमें BMI प्रोवाइड्स अ बेसलाइन फॉर डेली कैलोरी नीड्स, हमारी डेली हमें कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव कैलोरीज को प्रिवेंट करेगा, मतलब हमको भी ज़्यादा कैलोरीज उनको प्रिवेंट कर देता है। कंजप्शन और सरो डिफिसिट्स, ठीक, या उनकी कंजप्शन या सरो डिफिसिट्स को मैनेज कर देता है। सो यहाँ पर आपका सेकंड का इसी के साथ खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।